अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। I welcome you all in today's orientation session for CFEP 5 for summer 2023 batch. CFEP 5 Tax Planning and Practices। इस सब्जेक्ट पर बात करने से पहले कुछ मेरा तारुफ, मुख्तसर सा तारुफ। My name is Munir Muhammad Shafi, and I will be taking this course along for you people for this batch, inshallah, at KNS School of Business Studies. I am a fellow chartered accountant from Institute of Chartered Accountants of Pakistan. I'm also a fellow member of ACCA. And I run my own chartered accountancy practice by the name of HM Chartered Accountants. I'm the partner of my firm. Acha bhai, I have been in practice since last around 4 years. Usse pehle, I was in industry. I had experience of around 5 years serving in industry at senior position. Usse pehle, my articleship was from KPMG Pakistan, KPMG Karachi office. KPMG mein phir maine post qualification kuch time serve kiya. Then I quit KPMG. Then I joined industry, textile industry ke textile sector mein kaam kiya 5 saal. And then I started my own practice, audit as well as tax practice. और पिछले 4 साल से, तकरीबन 4 साल से, I have been leading my own practice with my partner by the name of HM Chartered Accountants. तो जहाँ तक बात है मेरे core areas की जो मैं teach करता हूँ, those core areas include taxation, CA Inter, CA Final के taxation का area, ACC के स्टूडेंट्स को एडवांस्ड ऑडिट टीच करता हूँ. सो दीज आर माई एरियाज ऑफ कोर एक्सपर्टीज. ठीक है ना, विच आर द एरियाज ऑफ माई प्रैक्टिस, विच आर द एरियाज ऑफ माई कोर एक्सपर्टीज, एंड आई हैव बीन डीलिंग इन दीज एरियाज सिंस लास्ट many years. तो इंशाल्लाह ताला when we will be taking along this subject with you, you will feel inshallah that we will cover all the practical aspects, theoretical aspects, practical aspects. मार्केट में होता किस तरीके से है, किताब में क्या लिखा है, किट में क्या सोल्यूशन किस तरह से है, बट हाउ इट इज़ डेल्ट प्रैक्टिकली किस तरह से इसको डील किया जाता है. प्रैक्टिकल फ्लेवर होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के अंदर, बिकॉज दिस इज अ हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. ठीक है बेटा, एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. एज फार एज CFEP 5 इज कंसर्न, जाहिर सी बात है आप लोगों ने CAF 2 पढ़ा हुआ है. यू नो व्हाट इज CAF 2, यू नो टैक्स प्रैक्टिसेस, जो CA इंटर का पेपर है उसकी एक्सटेंट आपको पता है, वो सब्जेक्ट आपको पता है, एंड हाउ इंटरेस्टिंग दैट सब्जेक्ट इज. एंड दिस इज ऑब्वियसली एक्सटेंशन, बट अ वेरी बिग एक्सटेंशन ऑफ दैट सब्जेक्ट. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कम चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें. जाहिर सी बात है CA फाइनल का कोर्स है तो कितना बड़ा होगा, यू कैन इमेजिन. और मैं तो स्टूडेंट से, जो भी CA इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डराने के लिए कहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट को मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो तो वो डिफिकल्टी लेवल होता है CA फाइनल के सब्जेक्ट्स का. लेकिन चूंकि आप CA फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, देयरफॉर आई विल इनकरेज यू कि जो बहुत ज़्यादा डराते हैं, ठीक है, डराया इसलिए जाता है, डराया आपको आपके फ़ायदे के लिए जाता है, लेकिन बात यह है कि द वन हु प्रिपेयर्स विद हार्ट, विद माइंड, विद हार्ट, विद फुल डेडिकेशन विल पास थ्रू इंशाल्लाह. कोई वजह नहीं है कि जो बंदा दिल से मेहनत करे, पूरी जान लगाकर मेहनत करे, उसका ये पेपर रुक जाए. ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आपको इंशाल्लाह इतना इनेबल कर देंगे through concepts, through practice, through each and everything, that inshallah you will pass through inshallah. ठीक है मेरे बच्चों. अच्छा भाई, अब कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में, CFEP 5 टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के बारे में. ये सब्जेक्ट, इसमें है क्या क्या, हमें कितना पढ़ना है, कितनी देर, कितने दिन पढ़ना है, सर क्लासेस होंगी किस तरह से, तो ये सारी की सारी बातें लेट मी क्लेरिफाई फ्रॉम day 1 so that students have clarity what they will be having in this course inshallah. अच्छा भाई, so as far as this batch is concerned, okay, let me open few very important aspects for you, and let me open this thing for you. अच्छा भाई, सिलेबस भी खोल लेते हैं हम ICAP का. Sure. So it's on page 22. Let's see.
what the syllabus is from the source document. अच्छा भाई, ये रहा CFAP 5 का सिलेबस आपका, टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है भाई, ये लेटेस्ट अवेलेबल सिलेबस है आपके वेबसाइट पे विंटर 2022 के लिए, और एंड ऑब्वियसली द सेम विल फॉलो फॉर समर 2023। अच्छा भाई, एज फार एज CFAP 5 इज कंसर्न्ड, देयर आर 3 ब्रॉड एरियाज जिसको हमें लेकर चलना है, जिसको हमें डिस्कस करना है एट लेंथ। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड FED, एथिक्स। अच्छा, सेल्स टैक्स एंड FED, सेल्स टैक्स में जनरल सेल्स टैक्स भी आ जाता है जो फेडरल सेल्स टैक्स है, एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी आ जाते हैं जो प्रोविंशियल लॉज के तहत गवर्न करता है। वी ऑल्सो हैव टू सी दैट बिकॉज वेन एवर द क्वेश्चन कम्स अप इन द एग्जामिनेशन, इट्स द मर्जर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, वो भी देखेंगे हम। वेटेज किस एरिया की कितनी है और हाउ मच टीचिंग आवर्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा देखो, वेटेज इनकम टैक्स के एरिया की 50 to 60%, सेल्स टैक्स एंड FED 30 to 45%, एंड एथिक्स 5 to 10%। अच्छा, एथिक्स ऑब्वियसली ऐसी चीज़ है कि जिस पर बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि माशाल्लाह सारे के सारे बहुत सारे एथिकल स्टूडेंट्स हैं हमारे। लेकिन बहर तौर इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे दैट वेयर यू हैव टू कवर दिस। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपने पढ़े होते हैं, एथिक्स का एरिया वहाँ से भी डिराइव हो रहा होता है। देन वी विल सी how to touch base upon this area, but that's a very straightforward area, not a very technical, not even technical, very technical तो छोड़ो, technical नहीं है, straightforward area है। अच्छा भाई, तो बात है इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की। सो ह्यूमंगस एरियाज, ह्यूज एरियाज, और टीचिंग आवर्स का एक टेंटेटिव आइडिया आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है बेटा। अच्छा भाई देखो, लगाने को तो बहुत से घंटे लगाए जा सकते हैं, 200-250 घंटे लगाए जा सकते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव दैट योर टाइम इज मनी। ठीक है, and rather than listening to the teacher for 250 hours, 200 hours, you have to put in your own efforts। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी टॉपिक के कोशिश तो ये करेंगे कि पास्ट पेपर के जितने क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं करें, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर किसी एरिया के पास्ट पेपर के 10 क्वेश्चंस हैं एंड वी हैव डन 5 क्वेश्चंस टुगेदर, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द रेस्ट ऑफ द 5 ऑन योर ओन। क्योंकि बहर तौर पेपर तो आपने देना है, दिमाग तो आपने चलाना है। अगर सारे सवालों में दिमाग मैंने ही चला लिया तो आपकी दिमाग चलाने की आदत बनेगी ही नहीं। देन ऑब्वियसली आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, कहीं आप फंसते हैं, वी आर अवेलेबल। आई कैन प्रोवाइड यू सोल्यूशंस फॉर दैट एंड वी डू दैट। ठीक है बेटा। सो वी विल ट्राई टू कवर, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। लेकिन जाहिर सी बात है, कोर्स इतना बड़ा है दैट वी हैव टू ऑब्वियसली कि ऐसे एरियाज़ हैं काफ़ी सारे कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, ऐसे एरियाज़ हैं काफ़ी सारे जो बिल्कुल ईजी हैं, थ्योरेटिकल हैं, सी एंटर के लेवल के हैं, जो कि एग्जामिन नहीं होते। ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्कस दिस, बट द स्मॉल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दोज एरियाज ऑब्वियसली आर डन बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ। उतनी कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। और CA फाइनल के जो कोर टेक्निकल एरियाज़ हैं, जो बहुत ज़्यादा जिसको एग्जामिनर फोकस करता है, बहुत ज़्यादा इसको एग्जामिनर पूछता है, जाहिर सी बात है कि हमारी एफर्ट्स वहाँ ज़्यादा लगनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली वी विल प्रायोरिटाइज दैट इंशाल्लाह। ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में देखो, जैसे कि जाहिर सी बात है प्रोफेशंसी लेवल जगह जगह जहाँ जहाँ बातें हो रही हैं वहाँ प्रोफेशंसी लेवल, हाईएस्ट लेवल आपका रिक्वायर्ड है P3। टेस्टिंग लेवल भी देखो T2 T3। इसका मतलब ये है कि दिस विल बी टैक्स्ड एट द हाई टेक्निकल एक्सपर्टीज लेवल, एंड इंशाल्लाह वी विल डेवलप दैट एक्सपर्टीज लेवल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से लेकर चलेंगे तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि सी एंटर का जाहिर सी बात है किसी को याद नहीं है। हाँ, लेकिन जो आसान एस्पेक्ट्स हैं वी हैव टू गो थ्रू दोज एरियाज क्विकली। हम सी एंटर जितना टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि सी एंटर के अंदर जब हम सी एंटर का टैक्स कवर करते होते हैं तो उसके अंदर हमको 170-180 घंटे लग जाते हैं। तो अगर हम यही सारा टैक्सेशन उतने ही डिटेल में जाकर और उतनी ही डेप्थ में जाकर और उतनी ही प्रैक्टिस पे जाकर CAF 2 के लेवल पे पढ़ेंगे, सो इट्स नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली वी हैव टू टारगेट CFAP 5 नॉट CAF 2। खैर, बाहर तौर FED, एथिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें क्या क्या है, कौन कौन से सेक्शंस हैं, ये सारा के सारा गिवन है। तो ये आपके सामने है। इन शॉर्ट अगर मैं इसकी समराइज़ कर दूं तो पूरा इनकम टैक्स आपके सिलेबस का पार्ट है, इनकम टैक्स के सारे रूल्स आपके सिलेबस का पार्ट है, सेल्स टैक्स पूरा आपके सिलेबस का पार्ट है, FED के सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट हैं, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स बाहर तौर आपके सिलेबस का पार्ट है, एथिक्स भी कोड ऑफ एथिक्स से स्पेसिफिक चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट
हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये देख सकते हैं आप, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स भी आपके सिलेबस का पार्ट है। सो एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो CFAP 5 की बाउंड्री बहुत बड़ी है। एग्जामिनर के पास खेलने के लिए रूम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रूम है, ठीक है। इतना रूम है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो वी हैव टू चैनलाइज आवर एफर्ट। अगर हम भटकना चाहें तो बहुत आसानी से भटक सकते हैं, बट वी वोंट इंशाल्लाह, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको सपोर्ट करने के लिए क्या दिया है? वी हैव एग्जाम प्रैक्टिस किट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ताला उनको भी देखेंगे। रीसेंट पास्ट एग्जाम पेपर्स, जो लास्ट 5 अटेम्प्ट के पास्ट एग्जाम पेपर्स हैं, 5-6 अटेम्प्ट्स के, जब से ये पेपर ओपन बुक हुआ है, ठीक है बेटा, क्योंकि ओपन बुक होने से पहले वाले जो पैटर्न के क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट थे, और अब ओपन बुक होने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। Examiner is focusing more on application type questions, application based questions, ठीक है, application based questions। तो हम पास्ट पेपर को भी गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कि पास्ट पैटर्न क्या है, पास्ट ट्रेंड क्या है, एग्जामिनर किस तरह से सवालात पूछ रहा है। वी विल फोकस ऑन दैट, बट दिस इज द मार्किंग ग्रिड, एंड नाउ एज पर द रिवाइज्ड पैटर्न, ओपन बुक पैटर्न, this will be the marking scheme which will be followed, which is in front of you, and examiner is following this grid, ठीक है। examiner इस grid को follow कर रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा भाई, बाकी की सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और हम पढ़ते ही रहेंगे, तो इसमें कोई सी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओपन बुक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेपर नाउ दिस पेपर इज ओपन बुक पेपर, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ये ओपन बुक पेपर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि when you will be giving this paper, you will be allowed to carry the bounded volume with you, ठीक है। आप टेक्स्ट कैरी कर सकते हैं, एंड आई विल रिकमेंड यू विच टेक्स्ट टू बाय, विच टेक्स्ट टू कैरी, विच ओरिजिनल बाउंड वॉल्यूम ऑफ द बेयर एक्ट यू शुड कैरी इन द एग्जामिनेशन हॉल विथ यू। तो बेसिकली बात यह है दैट यू डू नॉट रोट लर्न थिंग्स हियर इन CFAP 5। आपको रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। जैसे कि आपको कह दिया कि भाई ओपन बुक पॉलिसी है, ठीक भाई, ओपन बुक पॉलिसी। तो जब ओपन बुक पॉलिसी है तो आपको रट्टा नहीं लगाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, ठीक है। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, बेयर एक्ट्स की ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एज यू हैव टू टेक अलॉन्ग द बेयर एक्ट विथ यू, ठीक है। हैंडआउट्स हमारे होंगे, लेकिन उन हैंडआउट्स के अंदर फोकस हमारा क्वेश्चंस पे ज़्यादा होगा। उन हैंडआउट्स के अंदर भी बेयर एक्ट्स ही रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि जब आपने रेफर एग्जाम में बेयर एक्ट करना है, सो दिस इज नॉट अ वेरी हेल्पफुल थिंग कि आपको समरीज बना के दे दी जाए, ठीक है। समरीज बनेंगी काफ़ी एरियाज की, चार्ट्स बेहतर है, ठीक है। फ्लो चार्ट की फॉर्म में समराइज कर दिया जाए किसी टॉपिक को, दैट वी विल डू इट लाइव इन द क्लास, ठीक है। बट द सोर्स डिस्कशन टेक्स्ट विल बी द बेयर एक्ट, ठीक है। जो आपके कोर्स की गाइडलाइन में गिवन है उसी को हमने लेकर चलना है, उसी को हमने डिस्कस करना है, एंड और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। तो ओपन बुक गाइडलाइन, आप ओपन बुक कैरी कर सकेंगे। जो भी लेटेस्ट लॉज, सर्कुलर्स, SROs जो 4 महीने पहले तक आ चुके हैं, दैट दोज आर द पार्ट ऑफ योर कोर्स। लेटेस्ट लॉ को हम रेफर कर रहे होंगे, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ बेटा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई। अब आ जाओ जरा इस पे, हमारा कोर्स प्लानर। अच्छा, हमारा कोर्स प्लानर क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा? अच्छा भाई, ये है हमारा टेंटेटिव कोर्स प्लानर। इन दिस कोर्स विल बी अराउंड 150 आवर्स, और क्लासेस, अच्छा क्लासेस इस दफ़ा मैं थोड़ा सा क्लासेस का पैटर्न चेंज करूँगा। कैसे चेंज करूँगा? बिकॉज आई हैव नोटिस्ड, आई हैव विटनेस्ड कि स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में नहीं, फिज़िकल क्लासेस के अंदर नहीं आ रहे होते, क्लाइंट्स पर होते हैं, फर्म्स में होते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अटेंड फिज़िकल क्लासेस एट कैंपस शाम में। व्हाट आई हैव डिसाइडेड दिस टाइम कि क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन हफ्ते में विल बी टेकिंग 2 क्लासेस ओनली। One will be on Saturday and the other will be on Sunday. And obviously when there will be 2 classes, the classes will be bit longer, prolonged होंगी,
3-3.5 घंटे की क्लास हो सकती है, बट दीज विल बी 2 क्लासेस, ठीक है। 2 क्लासेस को हम लेकर चलेंगे। कहीं ना कहीं हम रिकॉर्डेड कंटेंट से सपोर्ट जाहिर सी बातें ले रहे होंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि आपको जितनी भी चीज़ें डिलीवर की जाएँ वो लाइव क्लासेस के थ्रू डिलीवर की जाएँ, ताकि इससे आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे और चीज़ें बेहतर तौर पर अगर आप लोग कैंपस में आकर समझेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट हैंड नॉलेज। रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस अगर आप ले रहे हैं तो अच्छा है कैंपस में ही आ जाए। रिकॉर्डेड अगर आप देख रहे हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होते हैं, तो रिकॉर्डिंग में अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, ठीक है। सो टू कीप यू इन डिसिप्लिन एंड टू कीप आवर क्लासेस इन डिसिप्लिन, आई हैव डिसाइडेड दिस कि हम सैटरडे और संडे को लाइव क्लासेस, फिजिकल क्लासेस को कंडक्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है मेरे बच्चों। तो आप कैंपस में आकर फिजिकल क्लासेस लो, वो ज़्यादा बेहतर है, वरना अदरवाइज यू कैन ज्वाइन लाइव ऑन जूम एंड वी विल बी कवरिंग थ्रू लाइव क्लासेस। आई डोंट बिलीव इन डंपिंग, बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ डंप कर दूँ रिकॉर्डेड। जाहिर सी बात है टीचर के लिए आसान होता है और ज़रूरत पड़ने पर पास्ट में किया भी, लेकिन इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट को लग रहा होता है कि वो रिकॉर्डेड कंटेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पायला पता चला जाता है, अभी देख लूँगा, अभी देख लूँगा, अभी देख लूँगा, और वो कभी नहीं दिखता। सो आई विल ट्राई टू टेक मैक्सिमम लाइव क्लासेस, हाँ, लेकिन जहाँ कभी ज़रूरत पड़ी रिकॉर्डेड कंटेंट के थ्रू हेल्प, कोई पास्ट में के क्वेश्चंस वगैरह हैं, सो आई कैन ऑलवेज रेफर यू दैट, बट यू विल ट्राई टू कीप मैक्सिमम थिंग्स लाइव, फिजिकल एंड थ्रू रेगुलर सेशंस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से। सो नंबर ऑफ लाइव क्लासेस 2, Saturday, Sunday, ठीक है। टाइमिंग आई विल कम्युनिकेट यू इन द ड्यू कोर्स। एस्टिमेटेड कोर्स कंप्लीशन डेट इंशाल्लाह 15 मई 2022। अच्छा, फिर हम देखो कर ये रहे होते हैं, कोशिश तो हम ये करते हैं कि थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, बट द रिविजन, प्रैक्टिस, हम चाहते हैं कि कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए होती है, इसका ये मतलब नहीं कि कोर्स चल रहा है या कोर्स खत्म नहीं हो रहा। द मेन पर्पज इज द रिविजन एंड द प्रैक्टिस टिल द टाइम द स्टूडेंट इज सेटिस्फाइड, ठीक है बेटा। तो कोर्स कंप्लीशन डेट कीप इट अराउंड 15 मई 2022। आपका पेपर तो होगा जून की, लेट्स सी, योर पेपर विल बी जून 10th, ठीक है। तो अराउंड वी विल बी कंप्लीटिंग इट अराउंड 25 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और वी विल ट्राई टू फैसिलिटेट यू 360 डिग्री, ऑन कैंपस भी, लाइव ऑनलाइन भी, रिकॉर्डेड भी, जिस तरह चाहे आप ले सकते हो क्लासेस। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज़ पढ़ लेना, प्लीज़ पढ़ लेना। डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली, बिकॉज दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन दिस सब्जेक्ट लाइटली, they have been taken lightly by the ICAP examiner, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दिस। ये सारी की सारी बातें मैं आपसे पहले कर चुका हूँ। फ्रॉम समर 2019, examinees can bring their act, rules, SROs published by publisher. However, any book containing commentary on act and rule is not permitted. Bounded volumes होने चाहिए, बुक्स पर लिमिट नहीं है, और ये बाकी सारी बातें हम कर चुके हैं और हम करते भी रहेंगे। सो आई बिलीव कि ये जितनी बातें मैंने आपसे की हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, ठीक है बेटा। सो without wasting any further time, without discussing any other supplementary areas, we will move right on to the discussion of this subject, which is CFEP 5, text planning and practices. अच्छा भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो एरिया है, जो चीज़ें हमने देखनी है, कवर करनी है, वी हैव डिस्कस्ड दोज अ बिट, वी विल बी डिस्कसिंग दिस फर्दर एंड फर्दर। जाहिर सी बात है, यही हमारा काम है, और करना क्या है हमने। सो लेट मी चूज एन अप्रोप्रिएट कलर। ओके, लेट्स कीप द रेड। अच्छा भाई, तो सर ये CFEP 5 टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, ये सब्जेक्ट क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट,
अच्छा, ये बातें सी इंटर लेवल पर भी करता हूँ, लेकिन थोड़ी बातें यहाँ भी करना ज़रूरी हैं. दिस सब्जेक्ट इज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. मैक्रो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ो, सो फील योर सेल्फ प्रिविलेज्ड that we are discussing, we are learning something of macroeconomic importance, national importance, subject of national importance. बाकी के सब्जेक्ट ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपनी को आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, बट व्हेन यू आर स्टडीइंग टैक्स, यू आर थिंकिंग फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िंदगी में टैक्सेशन के सब्जेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप कहीं भी चले जाओ क्वालिफाई करके, आप चाहे ऑडिट प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप किसी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप CFO बन जाओ, बट वेर एवर यू विल गो, किसी भी तकरीब में चले गए, रिश्तेदारों से मिल रहे हो, कहीं भी 2-4 बंदों में बैठ गए, डिस्कशन विल कम ऑन टू दिस सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन. एंड इफ यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन, you will be considered to be a knowledgeable person. You will be assumed to be a knowledgeable person. Otherwise तुमको जितनी भी नॉलेज होती रहे, सामने वाले बंदे को ये लगेगा कि यार तुमको नहीं पता चीज़ें. ठीक है. So basically this subject means a lot for chartered accountants. Tax planning and practices. फिर इसकी इंपॉर्टेंस, अच्छा सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस किस वजह से कि भाई ठीक है, पेपर पास करना है, CA पैनल का पेपर पास करना है, क्वालिफिकेशन लेनी है, और इस पेपर को पास के बगैर क्वालिफिकेशन तो नहीं आएगी. ठीक है, इट होल्ड्स गुड फॉर एवरी सब्जेक्ट, बट दिस सब्जेक्ट इज वन ऑफ द कोर एरियाज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन. ठीक है. सो वन ऑफ द कोर एरियाज of practice for chartered accountants. Core areas of practice. जब मैं कहता हूँ ना core areas of practice, इसका मतलब कि this is your bread and butter subject. इससे तुमने रोजी कमानी है. ठीक है, इससे तुमने रोजी कमानी है. This is your bread and butter subject. Suppose if any of you is aspiring to be an auditor, तो भाई मैं CA की क्वालिफिकेशन लेकर ना ऑडिटर बनूंगा, मैं साइन करूंगा रिपोर्ट, ओपिनियन दूंगा, अश्योरेंस. ठीक है. नाउ दैट्स योर ब्रेड एंड बटर. आर यू गेटिंग दिस? इफ यू आर इन इंडस्ट्री, मैं CFO बनूंगा, ठीक है, दैट्स योर ब्रेड एंड बटर. बट इफ यू आर इन टैक्स प्रैक्टिस, दैट्स योर ब्रेड एंड बटर. एंड बिलीव मी और नॉट, वट एवर यू डू, चाहे तुम CFO बनो, चाहे तुम ऑडिट में चले जाओ, कुछ भी करो, टैक्स की नॉलेज फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टैक्सेशन तो हर जगह है. तुम CFO भी बन गए तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स का इंपैक्ट है, हर ट्रांजैक्शन पे विदहोल्डिंग का इंपैक्ट है, हर ट्रांजैक्शन पे सेल्स टैक्स का इंपैक्ट है. यू शुड नो इट. ट्रीटमेंट्स आर चेंजिंग, रेट्स आर चेंजिंग, इट्स वेरी मच इमर्जिंग एंड इवॉल्विंग. ठीक है. सो यू शुड नो एवरीथिंग. अच्छा, फिर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देखो, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग दिस एज सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, कुछ भी तुम प्रैक्टिस करते हो, एक डॉक्टर को कभी आपने देखा है, कोई MBBS डॉक्टर है, ठीक है, MBBS डॉक्टर है, आप किसी डॉक्टर से ऑपरेट करा, कोई भी मतलब अल्लाह ना करे कोई बीमारी में पड़ गया, वो किसी डॉक्टर से ऑपरेट करवाने के लिए जा रहा, तो जब वो डॉक्टर ऑपरेट करेगा, इलाज करेगा, बंदे को खोल देगा, चीर फाड़ देगा, तो इसका मतलब ही हैज द कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, ही इज द कमांड ओवर द एंटायर द पार्ट ऑफ द बॉडी विच ही इज डाइसेक्टिंग, इजंट इट? उसको कमांड है उस चीज के ऊपर. अब ऐसा नहीं है कि वो बंदा खुलने के बाद सोचेगा कि यार मैंने ये वाली वेन काटनी है या नहीं काटनी है, पता लगे सांस की वेन हो काटी, बंदा गायब, बंदा ही गया. मैंने कहा सर ऐसा नहीं होगा. डॉक्टर के ऊपर हम कितना ट्रस्ट करते हो. सो व्हेन यू विल बी इन टैक्स प्रैक्टिस, योर क्लाइंट्स विल बी ट्रस्टिंग यू इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस नॉलेज ऑफ टैक्सेशन. अब मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूँ कि कोई सब्जेक्ट आपका ब्रेड एंड बटर है, यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू skip anything. If it's an important topic and it is examinable, even if it is not examinable, even then you are bound to have the knowledge of that subject or that topic. क्योंकि ये आप जब पढ़ रहे हो, this is your bread and butter. कल को कोई क्लाइंट आ जाएगा आपके पास, मिसाल के तौर पर उसने आपसे किसी बारे में कुछ पूछ लिया, उसने कहा मुझे ये मेरी कंपनी में आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, हाउ टू मैनेज दिस, हाउ टू मैनेज the tax impact of these transactions, specific transaction, overseas transaction,
हम बाहर ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और ये इतना इतना टैक्स लग रहा है, हाउ कैन वी कर्टेल दैट, हाउ कैन वी मैनेज दैट। हमने कहा यार माजरत के साथ हूँ मैं CA क्वालिफाइड, देख लो सर्टिफिकेट, कसम से झूठ नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो सवाल आपने पूछा ना बस यही मैंने चॉइस में छोड़ दिया था। यू कैन नॉट डू दिस because you are assumed to be a tax expert, isn't it? When you are assumed to be a tax expert, you should prove to be first. ठीक है? And this is the opportunity to claim yourself to be a tax, to make yourself a tax expert. ठीक है? The knowledge of taxation you should have. बहुत से laws ऐसे होंगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये laws आए क्यों थे, इनका rationale क्या था, so that you have the better understanding, इंशाल्लाह। ठीक है? अप्लाई किस तरह से होता है, मार्केट में मल्टीपल ट्रीटमेंट्स किस तरह से इसके हैं, ठीक क्या है। मेरे कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो ग्रे एरियाज होंगे, देखो लॉ में हमेशा ग्रे एरियाज होते हैं, तो मेरे नज़र में ठीक एरिया कौन सा वाला है, आई विल टेल यू दैट। मार्केट प्रैक्टिस क्या चल रही है, आई विल टेल यू दैट। पोर्टल के ऊपर, IRS पोर्टल के ऊपर इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, आई विल टेल यू दैट। सो यू बीइंग प्रोफेशनल हैव द आइडिया दैट व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुडंट। अब ऐसे काफ़ी सारे एरियाज होंगे जहाँ मैं बताऊंगा भाई मेरा ओपिनियन ये है, मार्केट प्रैक्टिस ये है, आपकी किताब में या सजेस्टेड सॉल्यूशन में ये होता है, अब हमने करना क्या है, आई विल टेल यू दैट। आर यू गेटिंग दिस? सो inshallah you can take a lot from this subject provided that you take this seriously, number 1, you take regular classes, number 2, and you have the desperation to learn everything from the perspective of taxation। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये कुछ इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में, जितना भी कह लूँ कम है। चलते हैं आगे। अच्छा भाई टैक्सेशन, फिर ये टैक्स है क्या, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर व्हाट इज टैक्सेशन। सर गवर्नमेंट कहती है कि ये टैक्स हमारा रेवेन्यू है, तो जब ये टैक्स रेवेन्यू है तो गवर्नमेंट इसको कलेक्ट कर रही है, ठीक है, और इस टैक्स से हुकूमत अपने खर्चे पूरे करेगी। चलो लेट्स हैव अ लुक एट दिस बजट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कोई भी बंदा घर चलाता है ना, अपना बजट बनाता है, वो बनाता है। आज से आपने देखा अब्बा कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, अब्बा बजट बनाते हैं, जाहिर सी बात है, और उस बजट के अंदर सारे अखराजात करने होते हैं, जाहिर सी बात है। बजट से आगे अगर हमने पाँव फैला दिए तो सर चादर से बाहर निकल जाएंगे। तो कहते हैं ना, मुहावरा सुनते हैं ना उर्दू के अंदर, जितनी चादर उतने पाँव फैलाओ। हमने कहा सर फिर मतलब चादर क्या है, लेट्स डिटरमिन चादर। हमने कहा सर मिसाल के तौर पर अब्बा की इनकम है, मंथली इनकम है ₹1,00,000, सो अब अम्मा क्या करेंगी, जो घर के अखराजात हैं those will be within the limit of 100,000 rupees। जिधर ये एक्सपेंसेस एक्सीड हुए, हमने कहा सर ये बजट आउट हो गया। सुनते हैं ना घरों में, अम्मा कहती हैं बेटा इस महीने बजट ज़रा आउट हो गया, हाथ हल्का रखना, मजीद नहीं देंगे आपको पैसे हम। ठीक है, अगर रोज़ आप रिक्शे में जा रहे हो फर्म, तो इस दफ़ा ज़रा थोड़ा बस में चले जाओ। ठीक है, और अगर गाड़ी लेकर जा रहे हो तो भाई गाड़ी का पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया, ज़रा रख के बाइक के ऊपर जाओ, शाबाश। ठीक है, तो सेम इज़ द केस विद द कंट्री ऑल्सो हैज़ अ बजट अनाउंस होता है, और एक्टिंग हुकूमत, जो गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी बजट प्रेजेंट करती है, और वो बजट किस महीने में प्रेजेंट होता है, इन अराउंड जून। वो जून का महीना आएगा, दिसंबर चल रहा है, जून का महीना आएगा, फिर बजट आएगा। पिछले जून में बजट आया था। अब वो जो बजट आता है, उस बजट में हुकूमत ये कहती है कि भाई हम मुल्क चला रहे हैं, मुल्क की भागदौड़ हमारे हाथ में, अब हमारे खर्चे इतने, मुल्क को चलाने के खर्चे इतने, तो भाई अब ये खर्चे और ये खर्चे करने हैं हमने। अच्छा, आमतौर पर जब हम बजट बनाते हैं घर की एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, पता है ना फ़ौरन से रेफर हो जाएगी, तो हमने कहा सर हम देखते हैं अब्बा की इनकम कितनी है, फिर घर के बजट बनाते हैं ना, घर के खर्चे। लेकिन कंट्री हमारे हुक्मरान तो शाहाना लोग हैं ना, वो कहते हैं भाई हमारे खर्चे इतने हैं, इतने खर्चे करने हैं हमने, आवाम पर इतना खर्चा करना है, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, फ़ौज की तनख्वाहें देनी है, जजेस की तनख्वाहें देनी है, इतने मेट्रो बस के प्रोजेक्ट हमने लॉन्च करने हैं, हमने ये लॉन्च करना है, हमने वो लॉन्च करना है, हमने अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, हमने सोसाइटी को ऐसे डेवलप करना है, रोड बनाने, बन रहा है नहीं बन रहा अलग बात है। अब बहुत सी चीज़ें हम ऐसी पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हंसी आ रही होगी कि सर वादे तो सारे चल रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। देखो वो तो फिर उनका जवाब उनको अल्लाह के यहाँ देना है ना, लेकिन बाहर तौर ये एक्सपेंडिचर है। अच्छा भाई अब रेवेन्यू कितने आएंगे, अब रेवेन्यू आएंगे
मिसाल के तौर पर 100 रुपये का एक्सपेंस है, फिर रेवेन्यू कितने आएंगे आपके पास? अच्छा भाई, फिर रेवेन्यू के अंदर भी टाइप्स हैं, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमने कहा भाई टैक्स रेवेन्यू मिसाल के तौर पर आ जाएगा आपके पास, अल्लाह भला करे, 60, और नॉन टैक्स रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा 20, 80। 100 के खर्चे होंगे, 80 का टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू आएगा। ये 20 का क्या हो गया? नाउ दैट्स बजट डेफिसिट। Are you getting this? That's the deficit, and that deficit will be funded through loans, through borrowings, IMF के लोन, local banks के लोन, भीख मांगेंगे फिर हम अपने बजट के खसारे को पूरा करने के लिए। ठीक है भाई, तो यही कुछ दिखाया गया है इस पिक्चर में जो आपके सामने है। नंबर्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, रिवाइज हो जाती हैं चीज़ें, रिवाइज हो जाती हैं, बट these are for your reference, for your understanding purposes only. रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा होता है, किस किस स्ट्रीम से आ रहा होता है, वो भी हम देखेंगे कि हम टैक्स रेवेन्यू किसको बोल रहे हैं। लेकिन बहर तौर टैक्स, जाहिर सी बात है, जो आवाम का खून निचोड़ के लिए जाता है उसको टैक्स कहते हैं। किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके ऊपर डिटेल में बातें होंगी, बट टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ये आपके सामने है और उसका ब्रेकअप आपके सामने है। ठीक है, तो इस साल हुकूमत ने क्या तहिया किया? इस साल हुकूमत ने बड़ा आज़म किया है कि हर दफ़ा, यानी कि पिछली दफ़ा तो हमारा एस्टिमेट ये था कि हम 74% तकरीबन टैक्स रेवेन्यू से कवर करेंगे, लेकिन इस दफ़ा जो हम रेवेन्यू लेंगे वो 78% तक अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएंगे। सो यू कैन सी द जंप। ठीक है, तभी आप लोग देखते हैं कि भाई कितने सारे टैक्सेशन के मेजर्स इंक्रीज़ कर दिए, सुपर टैक्स लगा दिया, 7E का टैक्स लगा दिया, सो मैनी थिंग्स। जाहिर सी बात है, ये सारे के सारे मेजर्स क्या हैं? टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जांपल्स गिवन है। नॉन टैक्स रेवेन्यू प्राइमरली इंक्लूड्स पेट्रोलियम लेवी जो लगाई जाती है लोगों पे, रॉयल्टी ऑन क्रूड ऑयल एंड गैस, GIDC, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सैस, क्रूड ऑयल के ऊपर रॉयल्टीज़ अर्न कर रही होती है गवर्नमेंट मुख्तलिफ एग्रीमेंट से, जो और E&P कंपनीज़ के साथ होते हैं, एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ के साथ होते हैं। SBP मार्कअप, डिविडेंड्स एंड मार्कअप फ्रॉम PSCs, ठीक है बेटा, पब्लिक सेक्टर कंपनी से जो डिविडेंड आ रहा है, मार्कअप आ रहा है। PTA लाइसेंस फी, मिसाल के तौर पर 5G का लाइसेंस, 4G का लाइसेंस ऑप्शन हो गया, अब जो कंपनी से पैसे आएंगे, नए लाइसेंसेस के पैसे आएंगे। ठीक होगी बात, कोई नई टेलीकॉम कंपनी को लाइसेंस दिया, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन टैक्स। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट के पार्क्स हैं, अब उन गवर्नमेंट के पार्क्स में आप जा रहे हो, एंट्री फी दे रहे हो, गवर्नमेंट हो जा रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सिंपल सी बात। सो टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं। ठीक हो गई बात। क्या उसका ब्रेक डाउन है, ये आपके सामने गिवन है, रुपीज़ इन बिलियन के अंदर गिवन है। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी रेलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें 2023 के बजट के फिगर्स भी गिवन हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन। फिर एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर। ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जाहिर सी बात है कि करंट एक्सपेंडिचर भी है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी है। डेवलपमेंट के अंदर आपकी सोसाइटी की डेवलपमेंट आ जाती है, स्कूल्स कितने बनेंगे, हॉस्पिटल्स कितने बनेंगे, तालीम पे कितना खर्चा होगा, रोडों पे कितना खर्चा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा होगा। करंट एक्सपेंडिचर, इसकी भी आगे डिटेल आएगी कि व्हाट आर दीज एक्सपेंडिचर, करंट एक्सपेंडिचर्स एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। फंडेड बाय, कैसे फंड होते हैं भाई? नॉन बैंक बोरोइंग भी होती है, लोगों से डायरेक्ट बोरोइंग भी होती है भाई, डोमेस्टिक डेट्स, एक्सटर्नल डेट्स, प्राइवेटाइजेशन भी होती है, प्रोविंसेस के सरप्लसेस भी आ रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके थ्रू हम अपने डेफिसिट को कवर कर रहे होते हैं। अपने भी बैंकों से लोन लेते हैं, एक्सटर्नल डेट्स IMF वगैरह से भी लिए जाते हैं। नॉन बैंक बोरोइंग क्या हो सकती है? नॉन बैंक बोरोइंग बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने टी बिल इशू कर दिया और किसी कंपनी ने टी बिल ले लिया, तो जाहिर सी बात है बैंक बोरोइंग तो नहीं है ना। प्राइवेटाइजेशन, किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, या प्रोविंसेस ने सरप्लस जनरेट कर दिया किसी एक्टिविटी में। मिसाल के तौर पर प्रोविंसेस के अंदर कोई तेल का खजाना निकल आ गया, अब वहाँ से कोई सरप्लस आ गया बड़ा सा, तो ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें। अब आ जाओ ज़रा इस पर। अच्छा, उससे पहले इस पर आ जाओ। तो हमने कहा सर ये एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की तरफ बाइफर्केशन हो जाए ना, बाइफर्केशन हो जाए। यहाँ पर आपने देखी ना हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। ठीक है भाई, तो अब कुछ ना कुछ करके रिसीट्स वगैरह को हम खींचतान कर उसके बराबर लाने की कोशिश तो करेंगे ना, बोरोइंग शोरोइंग से कुछ भी करके। हाँ, तो हमने कहा सर अब उसका ब्रेकडाउन ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये रहा आपके सामने। एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें हैं?
देखो चेक करो इसको, सूद की पेमेंट्स 41%। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिविल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर, चेक करो ये। पेंशन्स, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी पेंशन। डिफेंस अफेयर्स, सी दिस, कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर, खतरे की घंटियाँ बज जाएंगी, ठीक है। सो यू कैन सी हाउ अलार्मिंग द थिंग्स आर। ख़ास तौर पर ये और ये जो रिटायर हो चुके हैं वो कितना परसेंट खून चूस रहे हैं हमारा, उनकी जो पेंशन्स हैं, उनके जो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए एक जज रिटायर होने के बाद सैलरियाँ ले रहा है, पेंशन ले रहा है। रिसीट्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं, देखो इसका एक खाका आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट इट, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी बातें डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपके जहन में एक खाका हो जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। यू शुड नो इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस, बजाय इसके कि मैं पास्ट पेपर के एनालिसिस डिस्कस करना शुरू करता हूँ कि ये पास्ट पैटर्न है, ये सवाल आता है, इधर से आता है, ये आता है, यूँ आता है, इसको ये बोलते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। वी विल डिस्कस एवरीथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द एसेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर वी हेडिंग, वेयर आर वी हेडिंग टू, वेयर आवर कंट्री इज। अब इधर से फिर हम ये वाली जो स्लाइड है आपकी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, नाउ फ्रॉम हियर वी विल एस्टैब्लिश द कनेक्शन टू आवर कोर्स, ठीक है। किधर से क्या कितना, नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा भाई, बजट हमारा क्या, बजट किससे कितना पैसा कलेक्ट होगा, आओ देखते हैं जरा। चलो भाई, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर हमारी हुकूमत कौन से टैक्सेस से कितना पैसा कमा रही है, तो देखें हम, आओ देख लेते हैं। इनकम टैक्सेस, अच्छा ना ऑल दिस ब्रेकअप विल टाई ना, आगे पीछे कभी कोई फिगर हो सकती है, खैर 7004 if we take this to see this, अभी इसका ब्रेकअप चल रहा है। अब ये जो टैक्स रेवेन्यू है, वो टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी टैक्स ना। नाउ फ्रॉम हियर वी विल बी लिंकिंग आवर एरियाज ऑफ टैक्सेशन इंशाल्लाह, ठीक है। आगे तो सिर्फ भाई रेवेन्यू ये वाला, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स, अभी मैं आपको ये बता ही नहीं रहा कि डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, आएंगे उस पर, क्यों कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। बट लेट्स हैव अ डिस्कशन। इनकम टैक्स से कितना, 2558, WWF, WPPF वगैरह बहुत माइनर, कस्टम ड्यूटीज, ठीक है, बट सेल्स टैक्स, सी दिस मेजर चंक इज सेल्स टैक्स, जहां से माल आ रहा है हुकूमत के पास, ठीक है। इनकम टैक्स से कितना आ रहा, 36%, तो ये दोनों मिला के बना रहे हैं आपके पास 80%, ठीक है। और फिर आपके पास कस्टम ड्यूटी, और फिर आपके पास FD आता, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपको एक आइडिया मिला। अच्छा भाई, फिर सर एक तो ये आ गया ना टैक्सेस। सर क्या ये टैक्स लोग खुद दे रहे हैं? मिसाल के तौर पर साल ख़त्म हो गया, मेरी इनकम जनरेट हो गई, मिसाल के तौर पर 1 करोड़, अल्लाह करे आमीन कहते हैं। अच्छा 1 करोड़ जनरेट हो गई, और उसके बाद मैं टैक्स दे रहा हूँ, सर मेरा टैक्स बनता है, मिसाल के तौर पर 30 लाख रुपये टैक्स बनता है, एंड आई एम गिविंग इट। सो आर पीपल पेइंग द टैक्स लाइक दिस वॉलंटरली, या ज़बरदस्ती गर्दन से पकड़ के कान मरोड़ के हमने टैक्स इकट्ठा किया हुआ, जिसको हम विदहोल्डिंग टैक्स कहते हैं आम जुबान में। आओ लेट्स हैव अ लुक एट दैट कंपोजिशन एज वेल। मेजर विदहोल्डिंग टैक्स हेड्स फॉर इनकम टैक्स एंड मेजर हेड्स फॉर सेल्स टैक्स। तो सर इनकम टैक्स में मेजर विदहोल्डिंग हमारी कहाँ का हो रही है, जहाँ से माल आ रहा है, खुद से लोग खुशी से नहीं दे रहे हैं, हमने गर्दन पकड़ के, विदहोल्डिंग एजेंट की गर्दन पकड़ी भी हमने, जैसी तूने पेमेंट करनी है, तूने टैक्स काट के पेमेंट करनी है और टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना है। जिसका तो टैक्स काट रहा है उससे पूछने की, उसको बताने की जरूरत नहीं है, तू पेमेंट कर रहा है, डिविडेंड की पेमेंट कर रही है, कंपनी 15% काट कर जमा करा दे। बैंक तू प्रॉफिट ऑन डेट की पेमेंट कर रहा है, इंटरेस्ट की पेमेंट 15% काट के हुकूमत के खजाने में जमा करा दो, बाकी बातें बाद में। सैलरी, कंपनी तो सैलरी की पेमेंट कर रही है, इस एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनता है पहले से जमा करा दे, ये पता नहीं दे ना दे। तो इसका मतलब कि सर ज्यादातर मेजर्स तो जबरी मेजर्स हैं, विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं सर। मैंने कहा जी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है। तो आओ देखते हैं जरा उसकी कंपोजिशन क्या है। मेजर विदहोल्डिंग टैक्स हेड्स फॉर इनकम टैक्स,
कॉन्ट्रैक्ट्स सर विदाउट, सॉरी नीड टू चेंज द कलर बिकॉज इट विल नॉट बी विजिबल। सर कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट्स हो रही हैं, इंपोर्ट्स की पेमेंट्स हो रही हैं, इनकम टैक्स विदहोल्ड हो रहा है, बैंक प्रॉफिट, सैलरीज, यूटिलिटीज, एक्सपोर्ट्स, डिविडेंड्स। सर कितना इनकम टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है थ्रू विद होल्डिंग टैक्सेस? हमने कहा सर इट्स 66 to 70%। इसका मतलब ये है कि सर लोग वॉलेंटैरिली टैक्स नहीं दे रहे, आपने जबरी मेजर्स बढ़ा दिए हैं टैक्स देने के। ठीक है, एडवांस, बाकी एडवांस टैक्सेस की फॉर्म में आ रहा है जो कि ज़्यादातर कंपनीज दे रही होती हैं, और रेस्ट वाया असेसमेंट एंड विथ रिटर्न जो कि एक बहुत मामूली पोर्शन बनता है। तो रिटर्न जब फाइल होती है तो टैक्स बहुत मामूली बनता है। ठीक है ना, बस लोग खाना पूरी करके एडजस्ट वगैरह करके उसको पूरा करके दिखा देते हैं कि भाई हो गया पूरा, इट इज नॉट द केस। ठीक है, उससे कुछ खास रिकवरी नहीं हो रही। एंड मेजर हेड्स फॉर सेल्स टैक्स, व्हाट आर द मेजर हेड्स फॉर सेल्स टैक्स? These are the major heads for sales tax। इंपोर्ट के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, यूटिलिटीज, शुगर, टेक्सटाइल, सीमेंट, टोबैको वगैरह वगैरह, इन पर यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टैक्स। ठीक है बेटा, तो ये हमने कुछ बात करी। अच्छा, बजट को हमने देखा, अब आ जाओ ज़रा इधर। सर हमारी इकोनॉमी का मसला है क्या? हमारी ये जो इकोनॉमी का जनाजा निकला हुआ है, सीन क्या है, माजरा क्या है, एंड वेयर विल वी बी लैंडिंग? अच्छा भाई देखो, बात ये है मेरे बच्चों कि पाकिस्तान के की इकोनॉमिक इश्यूज हैं क्या? हमने कहा सर ये दो डेफिसिट जान का अजाब बने हुए हैं, जान का अजाब। दीज ट्विन डेफिसिट्स, बजट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, इन्होंने जान पकड़ी दी पाकिस्तान की। क्या है बजट डेफिसिट? मैंने आपको बता दिया, खर्चे ज़्यादा हैं, रेवेन्यूज़ कम हैं, बोरिंग करनी है, बजट डेफिसिट। खर्चे आप कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं। सर कैसे करें कंट्रोल? अरे भाई कितने लोन लोगे, कितने लोन लोगे, कितनी जंग करोगे अल्लाह और उसके रसूल से? तुमने अपनी पूरी इकोनॉमी को ही सूद के दायरे के अंदर गिरवी रख दिया। निकलो ना सूद से, शरी अदालत की जजमेंट आ गई हैं, इस्लामिक बैंकिंग आ गई है, निकलो भाई सूद से। जब तक सूद से नहीं निकलोगे, लोन रीपे करके अपने पैरों पर आप नहीं खड़े होगे, आप हमेशा ख्वार होते फिरोगे, क्योंकि सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। बजट डेफिसिट आप देख सकते हैं बेटा, कितनी पेमेंट इंटरेस्ट की हुई है, दिखाया था मैंने आपको 41%। करंट अकाउंट डेफिसिट, नाउ व्हाट इज दैट करंट अकाउंट डेफिसिट? देखो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, एंड यू आर जनरेटिंग एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, बट एट द सेम टाइम यू आर इंपोर्टिंग मच मोर देन दैट। सो वट एवर डॉलर्स यू आर जनरेटिंग, और देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो डॉलर में होगी ना, आपकी इकोनॉमी की तो औकात डॉलर के बगैर वैसी कुछ नहीं है, पूरी इकोनॉमी चल डॉलर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी डॉलर पर चल रही है। तो हमने कहा कि सर हमारी इकोनॉमी है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, इंडस्ट्रियाँ वगैरह तो यहाँ पर है नहीं। हुक्मरानों को अपने घर भरने से फुर्सत हो तो यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी ना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना मेरा बच्चा। हम तो गाड़ियों के भी सारे पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, गाड़ियाँ जो यहाँ पर बन भी रही हैं, असेंबल हो रही हैं, मैन्युफैक्चर थोड़ी हो रही हैं, सारे पार्ट इंपोर्ट हो रहे हैं। फ़ायदा क्या? गाड़ी मंगवा ले भाई, असेंबल भी करने की ज़रूरत क्या? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कितने इंपोर्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज नहीं है, लग नहीं रही हैं, कैसे लगेंगी? कहाँ चली गई कॉस्ट? बिजली की, फ्यूल की, कहाँ चली गई कॉस्ट? कौन लगाए इंडस्ट्री? आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद माई रिलेटिव, ही इज द ओनर ऑफ अ बिग ग्रुप इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर वो डील कर रहा है, ग्रुप। तो उनकी सारी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती हैं एंड दे सेल इट थ्रू द रिटेल एंड ऑनलाइन चैनल। तो अभी इंपोर्ट पर बैन लगा, उनकी प्रोडक्ट्स सारी बैन हो गई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल ये तो आपकी तो सारी प्रोडक्ट्स बंद। बोले बेटा इतने लेबर है, सब अभी सैलरियाँ जा रही हैं एंड वी डोंट हैव एनी इनकम, जस्ट वन प्रोडक्ट ई कुरान हमारा अलाउ किया हुआ उन्होंने, तो उसके अलावा सारी प्रोडक्ट्स हमारी बंद कर दी। मैंने कहा सर अंकल आप इंडस्ट्री लगाएं, फिर इंडस्ट्री लगाएं, मैन्युफैक्चर करें, क्यों नहीं कर रहे? बोले बेटा हम इंडस्ट्री लगा लेंगे, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट हमें बोल दे कि अब ये इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने अरबों रुपए खर्च करके इंडस्ट्री लगा ली और गवर्नमेंट ने फिर से ये इंपोर्ट ऑन कर दी, तो चाइना से तो हम कम्पीट नहीं कर सकते, हमारी कॉस्ट तो इतनी चाइना जितनी तो हम कॉस्ट अपनी ला नहीं सकते इनिशियली। क्या ख्याल है? सो वेयर विल वी स्टैंड? हाउ कैन वी इन्वेस्ट? हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज?
in the manufacturing sector, in manufacturing these technological components. तो हमारी है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी. जिधर तुम इकोनॉमी को ग्रो करने की कोशिश करोगे ना, और ये ग्रो होगी, देखो ग्रो तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ये ग्रो करने लगेगी आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी. इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, यू नीड डॉलर एंड यू डोंट हैव डॉलर्स. पीकेआर देकर इंपोर्ट होता ना, तो जितनी चाहो बढ़ा लो इकोनॉमी को. अच्छी बात है ना, कितनी इकोनॉमी का बढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कहा था ये इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? इकोनॉमी बढ़ने के लिए वी नीड डॉलर्स, बिकॉज आवर इकोनॉमी इज इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी. और जैसे ही ये इकोनॉमी बढ़ना शुरू होती है, एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड पर पहुंच के उसके आगे ये बढ़ना चाहती है लेकिन नहीं बढ़ पाती. ये यूं समझ लो गुब्बारे की तरह, गुब्बारे में हवा भर रहे हो. हमने कहा सर ठीक है, बढ़ते जाएं, बड़ा होता जाएगा. फिर एक लिमिट आ गई. हमने कहा सर इससे ज्यादा हवा भरेंगे ना, अब ये बर्स्ट हो जाएगा, अब इसकी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं रहेगी. सेम इज द केस विद द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री. इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है. तुमने डॉलर कहां से लाओगे? इतने डॉलर कितनी इंपोर्ट करोगे? तुम्हारी भीख का थैला फट जाएगा, फिर क्या करोगे? ठीक है मेरे बच्चों, तो ये है करंट अकाउंट डेफिसिट. ठीक है, योर इंपोर्ट्स आर मच हायर देन योर एक्सपोर्ट्स, विच इज डॉन्टिंग यू अलॉट. कहाँ से पहुंच गया एक्सचेंज रेट? अच्छा, एक्सचेंज रेट इतना बुरा एक्सचेंज रेट जो हुआ है, इसके अंदर बहुत काफ़ी हद तक हाथ हमारा और आपका भी है. जैसे ही हमने देखा डॉलर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा है, हर बंदे ने अपने अपने बोरे भरना शुरू कर दिया डॉलर के. डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी. स्मगलिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है. नाम के मुसलमान रह गए हम, सिर्फ नाम के मुसलमान. यानी कि मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ आज के दौर में जो डॉलर परचेज करके उस पर स्पेकुलेशन कर रहा, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा, वो गद्दार है. गद्दार है वो. मुल्क से गद्दारी कर रहे हो. आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सेविंग करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सेविंग करनी है. यार आप दिरहम ले लो, रियाल ले लो, कतरी दिनार ले लो, बट डॉलर तो ना लो यार. डॉलर पर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर से हो रही है मेरे बच्चों. ठीक है, सो बाहर तो और ये टॉपिक डिस्कस करते हुए थोड़ा सा मैं जज्बाती हो जाता हूँ, तो माजरत फॉर दैट. परसिस्टेंट हाई बजट डेफिसिट्स परसिस्टेंट है. हर दफ़ा बजट डेफिसिट देख रहे हो आप, हर साल पिछले सालों. इंटरेस्ट कॉस्ट किस कदर बढ़ रही है? लोन लिए जाओ, सूद दिए जाओ, नस्लों को गिरवी रखते जाओ. मोर डेफिसिट, विशियस साइकिल. डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट कम हो रहा है, लोग कम टैक्स देंगे आपको. ठीक है. अच्छा भाई, अब एक और रेशियो भी बड़ा जबरदस्त है. अच्छा, परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है? जरा देखो, हाई इंपोर्ट्स एंड लो एक्सपोर्ट्स हैं. रेमिटेंसेज गैप को ब्रिज करती हैं, लेकिन अभी ये जो इंटर मार्केट रेट और ब्लैक मार्केट का जो रेट है, उस चक्कर के अंदर रेमिटेंसेज ही कम हो गई हमारी. इंटर बैंक रेट इतना कम मिल रहा है, बाहर से जो बंदा रेमिटेंस भेज रहा है उसको 225-226 के ऊपर कन्वर्ट करके दे रहे हैं. ब्लैक मार्केट के थ्रू, वो हवाले के थ्रू भेज रहा है, उसको 250 का रेट मिल रहा है. भाई वो क्यों भेजेगा बैंक से यार आपको? हुकूमत नौश के नाखून ले ले, अल्लाह करे. खैर, लिमिट्स हाई जीटीपी ग्रोथ एंड सो द डेवलपमेंट. आईएमएफ प्रोग्राम एंड बायलैटरल लैंडिंग हो करनी पड़ती है, और इससे हमारी सॉवरेन चॉइसेस कॉम्प्रोमाइज होती हैं. और बजट टू जीडीपी का जो परसेंटेज है, ठीक है, तो ओवरऑल डेफिसिट का जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, कितना परसेंट हमारा डेफिसिट चल रहा. ठीक है, तो ये एक एनालिसिस आपके सामने है, और दिस इज़ एन अलार्मिंग एनालिसिस. बहर तौर अल्लाह पाक आफ़ियत, आसानी और आफ़ियत का मामला करे, हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह पाक रहम करे. सो सी how important this subject is, because this is linking your macroeconomic environment with the subject you are studying. ठीक है, तो सर इस सब में हमारा रोल क्या है? हमारा इम्पॉर्टेंट रोल है. हमारा बीइंग टैक्स प्रैक्टिशनर भी को रोल है, और बीइंग टैक्स पेयर भी एक रोल है. और फिर जब हम अश्योरेंस दे रहे हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बहुत, और उस रोल पे हम डिस्कशन करेंगे
क्योंकि जब हम कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट्स को इंडोर्स करते हैं, सो वी आर इंडोर्सिंग देयर लेवल ऑफ इनकम ऑन विच दे आर पेइंग टैक्सेस। हम टैक्सेस लोगों के फाइल कर रहे हैं, वी नो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ टैक्सेस और लोग पे क्या कर रहे हैं। हेयर ऑल्सो वी कैन प्ले सर्टन रोल, ठीक है। और फिर हम खुद कितना टैक्स दे रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे, दैट्स अगेन अनदर क्वेश्चन। सो कभी इस पर टाइम मिला तो फिर डिस्कशन करेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट यू प्लेइंग ऑल द मेजर रोल्स थ्रू योर ऑल इम्पॉर्टेंट CA सर्टिफिकेशन। ऑडिटर तो तुम हो, CFO तो तुम हो, टैक्स प्रैक्टिशनर तो तुम हो, तो तुम ही हो ना जिसको सब पता है ना, तुम ही हो ना जो टैक्स को कहाँ से कहाँ सर लेकिन हम क्यों ले जाएंगे। हम तो घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, खड्डों के अंदर हमारी गाड़ी का जनाजा निकल जाता है, हम क्यों चाहेंगे कि टैक्स ज़्यादा दिया जाए। से ये भी एक लोगों के जहनों में, उनके दिलों के अंदर ये बात है कि सर क्यों दें हम टैक्स, क्यों ज़कात देते ना। इस पर कभी डिस्कशन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। बहुत बातें करेंगे हम, बहुत कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बहुत कॉन्सेप्ट आपके हम डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरी उम्मीद है। बड़ा मज़ा आने वाला है हमें इस कोर्स के अंदर। हम देखेंगे अगली क्लास में इनकम क्या है, टैक्स क्या है, हेड्स ऑफ इनकम क्या हैं, कंप्यूटेशन का पूरा फॉर्मेट देखेंगे और बहुत सी चीज़ें हम देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली चीज़ों से लिंक करते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे हम चीज़ों के रैशनल की तरफ जाएं, चीज़ों की रीजंस की तरफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, और लॉ को हम बेस बनाएं। कंटेंट हमारे पास क्या क्या है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ या शेयर करूँगा। मेरा नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम मेंशनिंग माई नंबर हियर, आई एम मेंशनिंग माई नंबर। तो अगर किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, मुझसे डायरेक्ट कुछ पूछना चाहता हो, जहन में कोई सवाल हो, अप्रोच में, यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई कैन हेल्प यू आउट। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़, लेकिन कोशिश करना कि ऑडियो शॉडियो ना भेजो भाई, लिख के मैसेज भेज दो, छोटा सिंपल सलीस मैसेज हो। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 0345286431 This is my contact number. You can contact me on this number if you have any questions, if you have any queries, if you have any concerns. You can let me know on this number. क्लासेस हर सैटरडे संडे को हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, और प्रॉपरली हर चीज़ की डिस्कशन का आगाज़ हम इस सैटरडे से करेंगे। लाइव क्लास होगी हमारी, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और लाइव क्लासेस का दौरानिया 3 से 4 घंटे के बीच का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये बातें थी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से हमने देखनी होंगी। हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं, सोर्स लॉज हैं। मिसाल के तौर पर जब इनकम टैक्स देख रहे होंगे, वो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से इनकम टैक्स को हम देखेंगे। बेटा, वी हैव दिस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। ये लिंक्ड ऑर्डिनेंस है, हाइपर लिंक्ड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, लाइव क्लासेस के लिए। इससे चूँकि टैबलेट से मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो इसके लिए आसानी होगी, सो दैट द स्टूडेंट्स सिटिंग हियर कैन सी on the screen, on the projector, and the students looking me live can have a look at the screen. I can share the screen and I can provide the recorded lectures to the students as well. So this helps me a lot. I'll sharing all these latest legislations and laws. इसमें income tax ordinance, income tax rules, sales tax, provincial sales tax, FED, हर चीज़ latest laws मैं आपसे share कर लूँगा इंशाल्लाह, don't worry at all. फिर हमारे पास एक हैंडआउट नंबर 1 है। हैंडआउट से भी हम चीज़ें कर रहे होंगे। हैंडआउट्स बेसिकली कीप अस ऑन ट्रैक बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स लिंक्ड। एक सेक्शन 1 मिसाल के तौर पर सेक्शन 98 से लिंक्ड है। नाउ आई हैव टू एस्टेब्लिश द लिंक, सो ऑब्वियसली द हैंडआउट विल हेल्प मी आउट इन एस्टेब्लिशिंग द लिंक, ठीक है। लिंकिंग रूल, कौन सा सेक्शन कौन से रूल से लिंक्ड है। हम पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ढांचा देखेंगे, sections, clauses, schedules, parts, divisions, everything. How is it linked up? How is the tree? Bindings क्या हैं? So circulars हैं, circular letters हैं, SROs हैं, notifications हैं, rules हैं. What is the authority of all these documents? We'll have a look at it. Don't worry. हर चीज़ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, तफसील से, तबीयत से। बहुत पढ़ना है और बहुत पढ़ना है, ठीक है बेटा। सो यू शुड ऑल्सो हैव होल्ड ऑफ दिस हैंड आउट एज वेल। मैं इंशाल्लाह ताला इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप पे भी, पोर्टल पे भी। तो जो स्टूडेंट जिनके पास पोर्टल का एक्सेस है, दे कैन एक्सेस दिस थ्रू द पोर्टल एज वेल, ठीक है बेटा। और अगली क्लास में मैं आपसे ये सारी की सारी चीज़ें शेयर भी करूँगा, और पास्ट पेपर्स का पैटर्न भी मैं आपसे शेयर करूँगा, हाउ
थिंग्स आर मूविंग ऑन, पास्ट पैटर्न क्या है, किस तरह से हमने लेके चलना है चीज़ों को, किस तरह से हमने कवर करना है। और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक खैर आफ़ियत के साथ सारी चीज़ें हमें करने की, आसानी के साथ, आफ़ियत के साथ, बेहतरी के साथ, ऑन टाइम हमें करने की हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, बिकॉज नो वन इज़ एब्सोल्यूट अदर देन अल्लाह ऑलमाइटी, और अल्लाह की मर्ज़ी ही से सब कुछ है मेरे बच्चों। तो कोशिश हमारी, मेहनत आपकी, और कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की। ठीक है मेरे बच्चों, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है इन द नेक्स्ट सेशन ऑन कमिंग सैटरडे, होपफुली अराउंड 3:34 टाइम बहर तौर आपको इंशाल्लाह कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। 3:30-4 के बीच में इंशाल्लाह हमारी क्लास शुरू होगी, और जैसे मैंने बताया 3 to 4 आवर्स की ड्यूरेशन की ये क्लास हुआ करेगी, और अभी कोई बात मेरे जहन में है नहीं। सो थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ 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 टाइम पर क्लासेस लेते रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कैंपस में आके क्लासेस लें, मैं आपको देख सकूं, मिल सकूं, मुलाकात कर सकूं, डिस्कस कर सकूं, आप सवालात पूछ सकें, एंड वी कैन लर्न टुगेदर। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर अलॉट, मैं अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।